जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा मज़े का टॉपिक है। ये विजुअल से ज़रा कम रिलेटेड है, लेकिन ये आइडिया ऑफ कंपोज़िशन से बड़ा अच्छा रिलेटेड है। मैंने इसको नाम दिया हुआ है डिफ़िकल्ट कंपोज़िशंस। जैसे हम अब देख रहे हैं कि किस तरह फ़र्क-फ़र्क रंगों को आप इकट्ठा करके उनको किस तरह आप आपस में कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि वो इन टोटैलिटी एक चीज़ लगे, एक मिल के मैसेज दे। जैसे ये दे रहा है कि अब इसमें 1, 2, 3 रंग हैं। लेकिन ये 3 इस तरह कनेक्टेड हैं, आपस में थोड़े से मिक्स भी किए हुए हैं, फिर कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट किए हुए हैं। फिर समझें कि इन तीनों का बेसिकली रंग एक ही है कि नीला और लाल से ही बने, लेकिन नीले और लाल के डिफरेंट कहना चाहिए प्रोपोर्शंस हैं। तो तरीके होते हैं ऐसे जिसमें आप एलिमेंट्स को मतलब फ़र्क-फ़र्क कलर्स को साथ-साथ मिला के आप कंपोज़िशन ऐसी बनाते हो कि वो जो कंपोज़िशन है एंड में वो एक पीस लग रही हो। लेकिन ये बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने तो आसान तरीन काम किया है। मैंने एक ही कलर यानी पर्पल के 3 मुख्तलिफ टोन्स निकाली हैं और उनको मैंने साथ कंपोज़ कर दिया। अगर मैं इनको ये इतनी करीब-करीब की टोन्स हैं कि अगर मैं इनको आपस में वीव ना भी करूँ, बार-बार रिपीट ना भी करूँ, तो भी ये एक तौर पे नज़र आ रही। लेकिन उन कंपोज़िशंस का आप क्या करेंगे जो कि मुश्किल कंपोज़िशंस होती हैं। अब ये मुश्किल कॉम्पोजिशंस का आइडिया आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि मैंने बहुत सारी और चीज़ों में से रंगों के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में से एग्जांपल्स निकाली हैं कि डिफ़िकल्ट कॉम्पोजिशन वो होती है जब दो बहुत फ़र्क चीज़ों को आपको मिलाना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो ये लेक्चर भी है, लेकिन साथ ही ना आपके लिए असाइनमेंट भी है। अब जैसे ये घर है, ये बड़ा ख़ास एक कहना चाहिए अमेरिकन पुरानी कॉटेज है कि इसकी जो पिलर्स हैं उसका अपना स्टाइल है, जो छत है, जो फिनिशेस हैं, जिस तरीके से ये बना हुआ है, बाहर क्या है, मतलब ये बड़ा एक ख़ास किस्म का स्टाइल है। इसका इंटीरियर भी ख़ास होगा जो कि समझे, आई एम सॉरी कि तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे आप कहें ना कि जिसको जिसको आप कहते हैं कि विलेज का या बेसिक सा स्टाइल है कि हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, तो इसका भी मूड ऐसा ही है। फिर अंदर फर्नीचर भी जो है ना, वो भी ऐसा ही होगा कि नेचुरल चीज़ों से यानी लकड़ी से नेचुरल और सिंपल तरीके से सख्त जान किस्म के ऑब्जेक्ट्स बने कि मतलब अब इस टेबल है, ये सादा तरीन टेबल है, ये कुर्सियाँ ये सादा तरीन कुर्सियाँ कि ये फंक्शन बहुत अच्छे कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई एडेड डिज़ाइन नहीं है कि नेचर के करीब तरीन और सिंपल तरीन चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल तरीन चीज़ें। पीछे जाके घर भी देखेगा, घर भी प्रैक्टिकल तरीन है, यानी सिर्फ उतनी चीज़ें डाली हुई हैं जिनसे आपका काम चल जाए। अब चाहते तो इसमें कोई रंग बिरंग डाल देते, चाहते तो पिलर्स के ऊपर कोई डिज़ाइन होते, पिलर कोई गोल छोटे मोटे फ़र्क तरह के होते, ग्रिल्स के बहुत सारे डिज़ाइन होते, लेकिन उन्होंने एडेड चीज़ नहीं डाली। ये समझे कि यूटिलिटेरियन यानी फंक्शनल तरीन कि उतनी चीज़ मजबूत बना दें जितने से आपका काम चल जाए, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डाली हुई। उस ये जो स्टाइल है रूरल स्टाइल जिसको आप कहते हो, ये मतलब वेस्ट में अमेरिका में ख़ास तौर पे ये रूरल स्टाइल की चीज़ें। अब ये फर्नीचर भी उसके अंदर ऐसा ही है, तो अब वो बाहर से अगर आप वो बिल्डिंग देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि घर में कैसी चीज़ें होंगी, तो घर में भी उसी किस्म की चीज़ें। लेकिन ये फ़र्क है उससे। अब देखें ये भी लकड़ी है, ब्राउन है, लेकिन इस कॉटेज के अंदर ये नहीं हो सकता, ये होगा तो एकदम शॉक होगा। अब देखें कॉटेज का मूड है, पुरानी है, यूज़्ड है और बेसिक है। ये भी चीज़ें ऐसी हैं, यूज़्ड है, पुरानी है, बेसिक है, नेचुरल तरीन है, लेकिन ये फ़र्क है। हालाँकि ये भी ब्राउन है, लेकिन ये एक तो ये कि मॉडर्न लाइन्स हैं, दूसरी बात है कि अब जैसे ये मिसाल के तौर पर ये लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी के जो न्यूअर वर्जन्स होते हैं जैसे विनियर और फिनिशेस होती हैं, ये वो है, ये ज़्यादा मॉडर्न है, मतलब मटेरियल भी ज़्यादा मॉडर्न है, जो डिज़ाइंस हैं वो भी ज़्यादा मॉडर्न है, क्रिस्प हैं और बड़ा ध्यान रखा हुआ है, बड़ी लाइनों शाइनों का। और मतलब ये दीवारों-शिवारों की फिनिश भी थोड़ी स्लाइटली बेटर है। ये देखें कि इसमें ये डिज़ाइन फिर ये फ्लोर भी ऐसा है कि इसमें समझें कि डिज़ाइन जो है वो पिछले वाले के पीरियड से फ़र्क है। यानी पिछले वाला का पीरियड से फ़र्क है। अब ये सादा तरीन चीज़ है, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ फ़र्क आ गया। अब ये भी एक लकड़ी का इंटीरियर है कि अब लकड़ी में ये इंटीरियर इस तरह फ़र्क है कि एक तो लकड़ी की टोन्स, अब देखें 1, 2, 3, मतलब लकड़ी की टोन्स जो है ना 4,
5, 6 कि सब चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं, लेकिन सब में लकड़ियों की टोन्स फ़र्क है। इसका मतलब है कुछ ध्यान किया हुआ है। दूसरी बात है कि जो ये जो चीज़ें हैं, ये समझें कि वो जो एक कल्चर है कि जंगल से आपने लकड़ी काट के लाए, उसको आपने बजाय यूटिलिटी में इस्तेमाल वाली चीज़ करने में, आपने उसको डेकोरेटिव में चेंज कर दिया। यहाँ भी देखें, अब बेशक यहाँ से आप लकड़ी निकाल के फायर प्लेस में ही चाय डालें आप, लेकिन जिस तरीके से ये डिस्प्ले की हुई है, इसका मतलब है कि उसका कॉटेज का जंगल में होना, यानी जंगल को एक तरीके से इंटीरियर का भी पार्ट बनाया हुआ है। यानी ये सादा इंटीरियर नहीं है, ये सादा है, ये बहुत सादा है, और ये इस सादगी के साथ जाता है। ये सादा बिल्कुल नहीं है, और नया भी है, एज भी नहीं। इसकी एज है, हर चीज़ पे नज़र आ रही है, हर धब्बा, हर निशान। अब तस्वीर बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पुराना फर्नीचर होता है उसमें एज के धब्बे, निशान, स्क्रैचेस ये पड़े हुए होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। दिस इज़ ब्रांड न्यू। अब सोचने की बात ये है कि ये किस किस्म की कॉम्पोजिशन है। आप इस तरह के नए और डेकोरेटिव और शो ऑफ टाइप चीज़ को इस कॉटेज में नहीं फिक्स कर सकते। इसका मतलब है कि ये एक चीज़ है और ये स्टाइल एक और चीज़ है। अब अगर आपको कोई मजबूरी हो, आपको दोनों को मिक्स करना पड़े, तो आपको बड़े एलिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह इन दोनों फ़र्क चीज़ों को मिक्स ऐसे किया जाए कि दोनों वीव हुई हुई हों, और एकदम से ये ना लगे कि ये तो कल की बनी हुई है और ये तो 150 साल पुरानी बनी हुई है। इसका मतलब है कि इसकी आपको इंटीरियर्स में कॉम्पोजिशन ऐसी बनानी पड़ेगी, स्टाइल्स की कॉम्पोजिशन ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपको देखने वाले को यकीन आप दिला दें कि नहीं, ये अच्छी चीज़ है। वरना ऐसे लगेगा कि जैसे जिसको आप कहते हैं ना, कट पेस्ट किया हुआ है, कि बिल्कुल कहीं और से चीज़ उठा के, जिसको कहते हैं छापा मारना, बिल्कुल कहीं और से चीज़ उठा के, उसका कोई ख्याल ही नहीं किया और उठा के आपने उसको किसी और डिज़ाइन में फ़िक्स कर दिया। तो अब इन दोनों को कंपोज़ करना जो है, इन दोनों डिफरेंट पीरियड्स को, 2 डिफरेंट स्टाइल्स को, ये अच्छा ज़रा मुश्किल काम है। अब अगर मिसाल के तौर पे इस घर में मैंने कोई नया पीस ऑफ फर्नीचर लाना होगा, अगर मिसाल के तौर पे मैंने, जैसे मैं खुद ज़ाती तौर पे एक अमेरिका में 1 साल तक ऐसी कॉटेज में रह चुकी हुई हूँ जो कि 150 साल पुरानी थी, और उसके सारे सिस्टम्स जो थे वो 150 साल पुराने ही थे। वहाँ बिजली से या पानी से हीटिंग नहीं होती थी, वहाँ ऑयल के टैंकर से ऑयल खरीद के उससे बर्न होता था। फायर प्लेसेस थी कि वो उन्होंने एज अ म्यूज़ियम उस कॉटेज को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो अब अगर उस कॉटेज में किसी नए फर्नीचर की ज़रूरत होगी, तो वो इन स्टाइल्स में से आप कोई नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो कट पेस्ट लगेगा। आप कोशिश करेंगे कि उसी पीरियड की चीज़ें पुराने मार्केट से तलाश करें, ताकि जब ये चीज़ें उठा के आप उस कॉटेज में लेके जाएं, तो थोड़ी थोड़ी उसमें कोई ना कोई चीज़ों की मैचिंग हो, कि मसलन स्टाइल की मैचिंग हो जाए, रंग की मैचिंग हो जाए, पीरियड की मैचिंग हो जाए, कोई मेकर के हाथ की मैचिंग हो जाए, कि यानी बिल्कुल ये ना लगे कि अलग-अलग है। अब ये जो कॉम्पोज़िशन का तरीका है ना, उसको आप वीविंग कह सकते हो लूज़ली स्पीकिंग। टेक्निकली इसकी टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको आसान समझाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ कि आप दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं और फिर उनको रिपीट करते हैं। अब सिर्फ मैं पलंग उठा के नहीं रखूँगी वहाँ पे। अगर मैंने पलंग लिया तो मैं कोशिश करूँगी कि साथ कुछ छोटी-सी और 2-3 चीज़ें भी उस पीरियड की हों, और वो मैं जगह-जगह कमरे में रख लूँ, ताकि वीव इन हो जाए कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अलग हों, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कॉमन हों, कि आपको पूरा मिल के उसका कमरे का जो स्टाइल है ना, वो आपको मिल के एक मैसेज दे के हमारा ये तरीका है। तो उसी को आप कहते हो कि एक कॉम्पोज़िशन है। अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको थोड़ी-सी टेढ़ी-सी दी है, लेकिन कलर कॉम्पोज़िशंस में भी ऐसे ही होता है कि अगर बहुत ही फ़र्क आपको चीज़ करनी पड़ जाए, तो फिर आप ऐसे टैक्टिक्स सोचते हैं कि किस तरीके से वो, जिसको कहते हैं पंजाबी में तो हम वर्ड बोलते हैं ओपरा, कि बिल्कुल ही फ़र्क, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही अलहदा, बहुत ही एलियन ना लगे। अब जैसे अगर मैंने बेंच लेना है तो उस घर के लिए तो मैं शायद इस तरह की चीज़ लूँगी। हालाँकि ये डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है और ये पुराना नहीं है, नया डिज़ाइन है। लेकिन उसका स्टाइल कुछ ऐसा है कि जो पुरानी कुर्सियों से, जैसे ये देखें ना, ये जिस तरह है, जिस तरह ये बेसिक है और कोई पॉलिश नहीं है ऊपर, और यूज़्ड लग रहा है इस वक़्त, तो समझें कि ये वो चीज़ें जो कि मैच करती हैं इस फर्नीचर के साथ। बेशक उसका कलर मैच नहीं करता, लेकिन इसका स्टाइल और इसकी सारी चीज़ें उससे मैच करती हैं। इसका मतलब है मुझे उन दोनों की कॉम्पोजिशन बनाने के लिए कुछ-कुछ चीज़ें कॉमन उठानी पड़ेंगी, तब वो
चीज़ जो है ना वो बहुत ही दूर दूर की नहीं लगेगी, बहुत ही काफ़ी करीब करीब की लगेगी, कॉमन चीज़ लगेगी। ट्रिक ये है कि अगर आपको कभी ये कुर्सी उस कमरे में रखवानी पड़ जाए फिर क्या करेंगे। ये अब आपकी असाइनमेंट भी है कि अगर किसी ने ये कॉटेज खरीद ली है, ये कॉटेज खरीद ली है आज के ज़माने में, और उसके पास मेजॉरिटी अंदर इंटीरियर की ऐसी भी है, तो अगर इस इंटीरियर में आपने ये कुर्सी फिट करनी हो तो क्या करेंगे। अब ये कॉम्पोजिशन का सवाल है आपके साथ। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, इस कुर्सी के वहाँ फिट होने में दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये इंतहाई मॉडर्न स्टाइल है जो कि वहाँ फिट करना है आपने, यानी दो चीज़ों को आपने फिट करना है, या और दूसरी बात कलर भी आपने वहाँ फिट करना है। तो आपका क्या आइडिया होगा कि आप इन दोनों को कंपोज कैसे करेंगे कि बिल्कुल ही ये कट पेस्ट ना लगे। या हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि आप ये दिखाना चाहते हो कि ये चीज़ उससे फ़र्क है, तो फिर अगर आप वाक़ई वो दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ उस स्टाइल से फ़र्क है और आपको वो कॉम्पोज़िशन अच्छी लग रही है, तो फिर उसको उसके लिए क्या टैक्टिक्स आप करेंगे कि ये बिल्कुल ही ये ना लगे कि इस चीज़ का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने कोई ताल्लुक बनाना है उससे, तो ये आपकी असाइनमेंट भी है, या ये कुर्सी है। दोनों में से कोई भी एक फ़िट करके उस इंटीरियर में दिखा दें। इंटीरियर की मैं आपको अलग से तस्वीर दे दूँगी और कुर्सी की भी। अच्छा, अब खाने की एग्ज़ाम्पल देते हैं। अब जो बीफ का जो मुतंजन होता है कि मीठे ज़र्दे में जिसमें मीठा मीठा मीठा, अब उसमें नमकीन बीफ जो पकता है, ये हमारी बहुत पुरानी डिश है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल डिश भी है सोचने में भी, खाने में भी, क्योंकि दो बहुत ऑपोजिट चीज़ें हैं, यानी नमकीन गोश्त मसाले वाला और मीठे चावल, ये दो बहुत दूर दूर की चीज़ें हैं। तो इस कॉम्पोजिशन को आप कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल कॉम्पोजिशन है कि दोनों को आप मिक्स इस तरह करें कि बजाय एक मुश्किल में किसी को डालने के, आप उसको करेंगे ये कि आप बनाएंगे ऐसे कि इसकी जो कॉम्पोजिशन जो खाने वाला है ना वो एंजॉय करे, उसको मुसीबत नहीं डालनी, उसको तकलीफ़ नहीं देनी, उसको शौक नहीं पहुंचाना, उसको आपने कहना चाहिए कि एक नया एक्सपीरियंस देना है, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस देना है। आप खुशी के लिए खाते हैं, आप ज़रूरत के लिए नहीं खाते, आप खुशी के लिए खाते हैं, एक प्लेजर के लिए खाते हैं। ये भी आपकी असाइनमेंट है कि आपका क्या ख़्याल है कि दो बहुत फ़र्क चीज़ें हैं, यानी ये रसगुल्ले और ये जो पेठे का हलवा होता है और किशमिश और मेवे होते हैं जो मीठे के होते हैं, उनको आपने नमकीन गोश्त के साथ कैसे मिक्स किया है, आपके ख़्याल में ये कॉम्पोजिशन कैसे बनी है। ये बहुत एक और अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि नुसरत फ़तेह अली प्रोबेबली पहले उन लोगों में से था जो कि इंतहाई देसी, इंतहाई पाकिस्तानी और इंडियन सबकॉन्टिनेंटल जो हमारा म्यूज़िक का कल्चर है उसमें से निकले, और इनकी तो फैमिली कव्वाली के अलावा और कुछ गाती नहीं थी। मॉडर्न का तो सवाल ही नहीं होता था किसी तरीके पे, लेकिन उन्होंने उस कव्वाली की ट्रेनिंग को उन्होंने बिल्कुल टोटली वेस्टर्न के साथ मिक्स किया। अब ये दोनों की कॉम्पोजिशन भी जो है, इन दो लोगों की इंतहाई मुश्किल कॉम्पोजिशन है। ये तो इनके पहले लोगों में से थे, मतलब शायद आई थिंक पहली कॉम्पोजिशन शायद 30 साल पहले की हो उन्होंने, लेकिन फिर वो कॉम्पोजिशंस जो थी वो इंतहाई सक्सेसफुल भी हुई। यही एग्ज़ाम्पल जो है आप कलर्स में भी देख सकते हैं। ये मैं आपको इसकी भी असाइनमेंट दूँगी, लेकिन बहरहाल ये मेरा क्वेश्चन अभी भी आपसे है कि आपका क्या ख़्याल है कि इस टाइप के म्यूज़िक और इस टाइप की म्यूज़िक को वीव कैसे किया गया है? ये कॉम्पोज़िशन कैसे बनी है? फिर ये देख लें खाने की, और भी मैं मिसाल देती हूँ आपको कि चॉकलेट के फ्लेवर्स हैं जो सॉल्ट फ्लेवर है। अब आम तौर पे आप चॉकलेट को और सॉल्ट को मिक्स नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त जायका है। ये मैंने खुद मेरी फेवरेट चॉकलेट्स में से कि मैं जब खाऊँगी तो खाने के साथ-साथ हल्का-हल्का नमक का जायका भी आएगा। लेकिन एक और अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह सालन आप मुँह में डालते हैं तो वो ऑल ओवर सारा नमकीन होता है, ये ऐसे नहीं है। इसमें छोटे-छोटे ज़र्रात हैं, यानी सी सॉल्ट के क्रिस्टल्स इसमें होते हैं कि जब आप खाते हैं चॉकलेट तो आपके मुंह में वो आते हैं क्रिस्टल्स, और जब वो क्रिस्टल टूटेगा तो एकदम एक बर्स्ट ऑफ सॉल्ट जो है ना वो जायका मुंह में आएगा, यानी एक स्मूथ वेलवेटी एक जैसा नहीं है, बर्स्ट्स में है। आपका क्या ख्याल है कि ये दो बिल्कुल ऑपोजिट, चॉकलेट, मीठी चॉकलेट और नमक, इस इन दोनों की कॉम्पोजिशन कैसे बनी है? ये भी मेरी फेवरेट 3 चॉकलेट्स में से है एक्सपीरियंस वाइज़, कि ये जो हैं, अब इसमें तो इन्होंने चंक्स के उसके ऊपर कुटी हुई मिर्च डाली हुई है, लेकिन अक्सर जो चिली फ्लेवर, बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी आप जगह पे जाएँ तो आपको ये चिली फ्लेवर आपको
जो चॉकलेट्स मिलती हैं उसमें ये नहीं है कि आप मुंह में डालेंगे तो आपको मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी। बहुत सी चॉकलेट्स मिर्चों वाली, चिली वाली ऐसी हैं कि जो आप खाते हैं और आपको चॉकलेट ही लगती है, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप वो निगल लेते हैं तो जो मिर्च की हीट होती है वो आपकी ज़ुबान पर रह जाती है। यानी चॉकलेट खाने के बाद हीट का प्रोसेस शुरू होता है, हीट जिसको कहते हैं हॉट चिली के, हीट उसकी कैसे आई। अब ये भी दो बहुत दूर दूर की चीज़ें हैं, चॉकलेट और मिर्चें, ये बहुत दूर की चीज़ें, लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन भी है। एक दफ़ा एक एग्ज़िबिशन पे मैं गई और वो पता चला कि मेरे ही कोई दोस्त था सेरामिसिस्ट, मैं सेरामिसिस्ट हूँ कि क्ले की चीज़ें बनाती हूँ। तो ये सियाटल में उस बंदे ने अपने कप्स थे, टी कप्स, उसकी एग्ज़िबिशन उसने करनी थी, तो किसी लोकल चॉकलेट कंपनी ने उसको कहा कि तुम हमारे चॉकलेट रेस्टोरेंट में कर लो। तो उन्होंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक दीवार दे दी। उसने कहा कि दीवार पे शेल्फ में आप अपनी पूरी एग्ज़िबिशन सजा लें और आपकी हम एग्ज़िबिशन करते हैं, और जब एग्ज़िबिशन ओपन होगी तो आपके जो चॉकलेट के जो आपके कप्स हैं छोटे-छोटे, उसमें हम ड्रिंकिंग चॉकलेट का एक नया फ्लेवर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएँगे। यानी दुकान में दोनों चीज़ों के काम हो गए कि सेरामिस्ट की एग्ज़िबिशन भी फ्री में लग गई, उसको पैसे नहीं देने पड़े, और उसी रात जब बहुत सारे लोग आएँगे उसकी एग्ज़िबिशन देखने के लिए तो उन्होंने नया फ्लेवर भी लॉन्च कर दिया। तो उन्होंने 2 फ्लेवर्स लॉन्च किए थे, एक तो ड्रिंकिंग चॉकलेट का एक फ्लेवर था और दूसरा जो था वो इसी किस्म की चंक्स वाली चॉकलेट्स थी जिसके अंदर करी भरी हुई थी, यानी सालन भरा हुआ था। अब हम नहीं सोच सकते कि सालन और चॉकलेट कैसे साथ-साथ जाता है, लेकिन उन्होंने वाक़ई में उस सालन और चॉकलेट के फ्लेवर्स एडजस्ट ऐसे किए हुए थे कि आप जब खा रहे हैं तो आपके मुँह में चॉकलेट के चंक्स भी ज़रा देर तक मेल्ट हो रहे हैं, और साथ-साथ एक बिल्कुल वेलवेट की तरह एक स्मूथ फ्लेवर वाला जो करी, जो एक इंग्लिश सी करी होती है कि जिसमें मसाला ज़रा थोड़ा-सा कम होता है, कि वो, और बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल हमारी करी की तरह थी, बिल्कुल करी है वो। तो वो करी और चॉकलेट का मिक्सचर वो ख़ासा अच्छा फ्लेवर था। अब ये भी समझें कि ये वो जो फ्लेवर की कॉम्पोज़िशन उन्होंने बनाई वो बहुत दूर-दूर के फ्लेवर हैं। आपका क्या ख़्याल है कैसे बनी होगी? जैसे ये देखें करी और चिप्स की, ये आपको मिल भी जाती है कि चॉकलेट के अंदर करी का फ्लेवर जो है वो होगा, और स्पाइसेस भी होंगे, और इसमें क्रंची सॉल्टेड क्रिस्प भी हैं, कि बिल्कुल ही फ़र्क चीज़ें हैं जो कि आप डाल रहे हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। ये किट कैट की जापानीज़ ग्रीन टी वाली चॉकलेट है। अब जापानीज़ ग्रीन टी अगर आपने पी हो तो एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई बदमज़ा किस्म की चीज़ है। ऐसा लगता है जैसे गहरी गाढ़ी सी एक मेहंदी घोल के वो आपको पिला रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह के जायके नहीं है, बहुत फ़र्क है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वाइट चॉकलेट के अंदर उसी ग्रीन टी को, जो जापानीज़ ग्रीन टी है, उसको उन्होंने मिक्स करके ये चॉकलेट फ्लेवर बनाया है, और ये बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट फ्लेवर है। ये मतलब नॉर्मल नहीं है, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने तो ये फ़ार ईस्ट में लिया लिया हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि और जगहों पे भी ये होगा, मिल सकता होगा। पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये मैंने लिया इसीलिए था कि मैं ये एक्सपीरियंस करूँ कि बहुत फ़र्क चीज़ों को लोग कैसे मिक्स करते हैं। तो ये जो जापानीज़ टी है इसकी फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत कॉमन है, बड़े आराम से मिलती है, और इसी फ्लेवर की कैंडीज़ जो हैं वो भी बड़ी मिलती हैं। और ये देखें कि ये एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली इसी चीज़ की है कि अगर मैं आपको कहूँ कि कलर व्हील के बिल्कुल ऑपोज़िट वाले इंतहाई अजीब कलर्स आप मिक्स करें तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि सालन और चॉकलेट, मिर्च और मिठाई, गोश्त और मिठाई, ये बहुत फ़र्क चीज़ें हैं, लेकिन लोगों ने इनको मिक्स करके बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशंस बनाई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि मुश्किल कॉम्पोजिशंस भी जो है ना वो भी दुनिया में बनती हैं, और ये और बात है कि उनके ऊपर बहुत टाइम लगता है उनकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग में, लेकिन बनता ज़रूर है। अब एक ये कॉम्बिनेशन है जो कि अभी तक मैंने नहीं देखा कि क्या कभी ऐसे होगा कि इन जैसा क्लासिकल सिंगर जो कि बड़ा इखलाक का और अदब अदाब का बड़ा ख़्याल रखता है, ज़ुबान का बहुत ख़्याल रखते हैं, और हनी सिंह जो कि बिल्कुल उसका ऑपोज़िट है। ऑल्दो मुझे पता है कि इन्होंने एक रैपर के साथ गाना किया हुआ है, वो बहुत अच्छा गाना है, लेकिन वो रैपर भी एक निस्बतन शरीफ रैपर था। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हनी सिंह और सजाद अली कभी एक गाने को कंपोज़ करें, इकट्ठे होंगे, तो वो क्या होगा? दिस वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट कंपोज़िशन। इसी तरह आप यही एग्ज़ाम्पल्स आप जो हैं वो कलर में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मसलन
अगर आप सजाद अली से रिलेटेड कलर स्कीम निकालें, या आप कहें कि जो सजाद अली की जो पर्सनैलिटी है, जो इस एज में, जो 50-51 साल की उम्र में आप रंग निकालते हैं और फिर इसके रंग निकालते हैं, फिर आप कहते हैं कि दोनों को आपने इकट्ठा वीव करना है, तो वो कैसे आप वीव करेंगे? यानी इन दोनों की साउंड में भी कॉम्पोजिशन हो सकती है और इन दोनों की कलर में भी कॉम्पोजिशन हो सकती है। ये भी मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, ये मैं आपको लिख के दूँगी। थैंक यू वेरी मच।